नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए सोशल साइंस का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो आपका 19/5/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, बिल्कुल उसी का ये ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवाएंगे और जितने प्रश्न बताएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका प्रीवियस का ही क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और प्लस में उसके आसपास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इतना सा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से पेपर को क्रैक कर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कक्षा 9 और 10 वालों के लिए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए फिर से आपको कहना चाहते हैं कि PYQ पर पकड़ कर लीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। PYQ हम करवा रहे हैं, इससे पहले भी आपको बहुत सारा क्लासेस करवाए हैं, जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो सेक्शन में देखिएगा, अन्यथा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा शिक्षण कला का भी हम बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, उसको भी जाके देख लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं उतना काम जरूर कर लीजिएगा। आप सभी सबसे पहले सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपसे क्लास तो करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपके लिए दिन रात हम एफर्ट लगा के हर काम करते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको हम सारा चीज कंप्लीट करवा दें और आपका रिजल्ट किसी भी तरह से हो जाए। क्योंकि अब की बार जो मौका है TRE 4 में, फिर बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, बट मेरा कोशिश है कि वो चीजें आपको दे दे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आराम से आप एग्जाम निकाल लें, TRE 4 में बैठ के बाबू साहब तरह आप शिक्षक बन जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, बस इतना आप सभी से हम चाहेंगे कि लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान प्रश्न है। कई बार आपको बताए हैं कि वास्को डिगामा भारत का पता किस वर्ष चला था, बता सकते हैं। जो वास्को डिगामा था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों का खोज किया था, तो समुद्री मार्गों का खोज किया था तो पहली बार ये 1498 में ही भारत पहुंचता है। और भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। याद रखिएगा आप सभी, केरल में पड़ता है। यहीं का शासक था राजा जेमोरिन, उसी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अच्छा, यहां से क्या लेके गया था? तो मसाला लेके गया था। याद रखिएगा आप सभी, बात समझ रहे? बिल्कुल बात समझ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498। आपसे बताइएगा कि अमेरिका का खोज किसने किया था और नई दुनिया किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप सभी। नई दुनिया किसे कहा जाता है और अमेरिका का खोज किसने किया था, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, थॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी और यह रचना कब हुआ था? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? फटाफट आंसर कीजिएगा। 1789 में लागू किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। 4 मार्च 1789 को संविधान लागू हुआ था और विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो आपका अमेरिका का ही है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति है, ये अपना प्रस्तावना में भी शामिल है। बताएं आप सभी को, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति का देन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि 1789 में किसके समय में? लुई आपका 16 के समय में हुआ था। याद रखिएगा, इसी समय बास्तिल का जेल तोड़ा जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपका 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1920 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था। याद रखिएगा कब? 24 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? देखिए जब नाजीवाद पढ़िएगा तो चीजें क्लियर होगा। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो याद रखिएगा समाजवाद का विरोधी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? तो राइट आंसर हो जाएगा फांसीवाद का। याद रखिएगा आप सभी, किसका प्रवर्तक था? फांसीवाद का था। बात समझ रहे हैं? मुसोलिनी
इटली का निवासी था। कहाँ का था? इटली का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्ष चला था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके आपका 1918 तक चला था। कितने साल? 4 साल चला था। और आपका द्वितीय वाला जो चला था ये भी याद रखिएगा, ये आपका 1939 से लेके कब तक चलता है? 45 तक। कुल 6 वर्ष तक चला था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। 1945 में आत्मसमर्पण करता है जर्मनी। उसके बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है तो जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण क्या था? जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। और पहला विश्व युद्ध शुरू होने का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूस फर्डिनेंड, जिसकी हत्या कर दिया गया था सेराजेवो में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे? उसके कारण से पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष से चला था। अच्छा, वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इसी संधि को, वर्साई की संधि को ही जर्मनी कठोर और अपमानजनक संधि मानता है, जिसके कारण से दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1774 में राजाओं के बोरबॉन परिवार के डैश फ्रांस के सिंहासन पर बैठा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, लुइस आपका 16वां बैठा था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। 1774 की बात यहां पर किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में कौन सा आमतौर पर कथन जो है वो सत्य नहीं है? बता सकते हैं कौन सा एक सच कथन नहीं है? पहला कथन है कि पनडुब्बियां और खदानें युद्ध पोतों को धमकाने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका था। बिल्कुल सही कथन है, बात समझे। उसके बाद है कि काफिले अंततः पनडुब्बियों के खिलाफ सबसे प्रभावी बचाव साबित हुआ था। ये भी सही कथन है। तीसरा है कि ब्रिटिश सेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रमण उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। यह कथन गलत है। दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा। तो यह कथन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्धों के बारे में आमतौर पर गलत कथन है। तीसरा है कि यह युद्ध के दौरान सतही जहाज के बीच महान समुद्री युद्ध अपेक्षाकृत दुर्लभ थी। यह भी कथन सही है। सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा और इसको इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगर हार्ड क्वेश्चन देना होगा तो इसी को रिपीट कर दिया जाएगा। चेरो जनजाति कहाँ रहने वाली थी? तो याद रखिएगा आप सभी, पलामू झारखंड में निवास करती है चेरो जनजाति। याद रखिएगा, जैसे कह सकते हैं कि मिसमी जनजाति जो है, मिसमी, ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जनजाति पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिकिर जनजाति जो होता है ना, मिकिर कहाँ पाई जाती है? तो असम में पाई जाती है। अच्छा, संथाल जो है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, ये कहाँ पाई जाती है? बिहार झारखंड वाला मुख्य क्षेत्रों में। याद रखिएगा, जो झारखंड का संथाल परगना वाला क्षेत्र है, भागलपुर वाला क्षेत्र, साहेबगंज वाला, साहेबगंज, भागलपुर, गोड्डा, जामताड़ा वाला, उसके बाद कह सकते देवघर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है कि संथाल जनजाति का ज़्यादा निवास है। बात समझे आप सभी, बिल्कुल याद रखिएगा। कुछ भाग पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो देखिए, वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास कौन सा देश करता है? तो याद रखिएगा आप सभी, यूएसए करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझिए, इसमें मुख्य रूप से जो कृषि किया जाता है, इसका मुख्य पर्पस होता है लाभ कमाना। बात समझ रहे आप सभी, क्या कमाना? लाभ कमाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा कि जबरन विस्थापन और श्रम शोषण किया गया था जब औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों का शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो वहां से विस्थापित करना पड़ रहा था आदिवासी को, प्लस में जबरन शोषण किया जा रहा था, उसका जबरदस्ती काम करवाता था, उससे शोषण करवाता था। याद रखिएगा, उसका शोषण किया जाता था। मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, मुंडा विद्रोह मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र रांची में हुआ था। इसका कह सकते हैं कि प्रमुख नेता बिरसा मुंडा था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ रहे हैं आप सभी, बिल्कुल। जिसे झारखंड में धरती आबा या कह सकते हैं कि झारखंड का पिता के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान या महान हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उलगुलान विद्रोह जो कहा जाता है यह आपका मुंडा विद्रोह को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, मुंडा विद्रोह की शुरुआत कर सकते हैं कि 1894 में ही यह आंदोलन आपका शुरू होता है, ठीक है। 1894 में ही शुरू होता है और 19 तक चलता है, यानी कि 1900 तक। इस समय 1900 ईस्वी में कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है रांची जेल में हैजा के कारण, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, 9 जून 1900 को मृत्यु हो जाता है। अगला है कि विश्व में तेलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो हो जाएगा वह अपना भारत हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, बिल्कुल। देखिए धान और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है। अगर वहीं ज्वार, मक्का, सोयाबीन की बात किया जाए तो यूएसए उत्पादन करता है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर वहीं बात किया जाए कि भैया जौ का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है तो रूस करता है, विश्व में, याद रखिएगा रूस। बात समझे। अगर गन्ना की बात किया जाए कि बताइए गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है तो ब्राजील करता है, याद रखिएगा आप सभी। तो बुलाइएगा नहीं, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील। अच्छा, भारत में कौन करता है तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी करता है। अगला है यूएनओ का कौन सा अंग प्लेस दी हैग नीदरलैंड में पीस प्लेस में कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा यूएनओ का अंग है जो आपका प्लेस दी हैग नीदरलैंड के पीस प्लेस में कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो देखिए एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। बात समझे, वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। और इस प्रकार की कृषि में चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, कोको हो गया या नारियल, काजू, ये सभी उगाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा किसी फसल को समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है। तो किसी भी फसल के समर्थन में किसकी घोषणा की जाती है, न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। राष्ट्र संघ की शुरुआत कब हुई थी। देखिए एग्जैक्ट प्रश्न को आप याद करते चलिएगा क्योंकि हूबहू क्वेश्चन उठा के सेम टू सेम पेस्ट किया जा रहा है। बात समझे, तो बिल्कुल ध्यान से आप बारीकी से चीज़ें समझते चलिएगा। सबसे पहले सेशन को लाइक कर लीजिएगा आप सभी, तुम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं या आपको थोड़ा से भी लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए प्रॉफिट है जो करवा रहा है, तो आपसे एक बार दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इतना तो आप सभी से हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा कि राष्ट्रसंघ की शुरुआत कब हुई थी। 1920 में स्थापित हुआ था, वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था जो अमेरिका का था और अमेरिका ही राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल था तो नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश लीग में शामिल नहीं हुआ था। तो देखिए वही क्वेश्चन है आपका, लीग यानी कि राष्ट्रसंघ की बात किया जा रहा है। तो यूएसए शामिल नहीं था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली था। तो क्वेश्चन पूछा गया ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि किसने लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए। तो ये किसके द्वारा किया गया था, संविदा के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के मध्य वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। यही आपका यूरोप के मध्य वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला है कि बड़ी संख्या में नेपोलियन के संहिता के प्रति शत्रु क्यों थे। बता सकते हैं क्यों थे इसके प्रति शत्रु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ नहीं होते थे, इसी कारण से इसके ये प्रति शत्रु माने जाते थे। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब योजना पारित किया गया था, 1919 में। देखिए मॉन्टेग्यू जो है ये आपका कौन था, उस समय राज्य का सचिव था, याद रखिएगा आप सभी। कौन था, राज्य का सचिव था। और आपका चेम्सफोर्ड जो है ये कौन था, वाइसराय था, याद रखिएगा। क्या था, ये वाइसराय था। बात समझ रहे आप सभी। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, 1919 में ही रॉलेट एक्ट आता है जिसे काला कानून कहा जाता है। ये क्वेश्चन समझे थे आप सभी, बिल्कुल। तो ध्यान से देखिएगा आप सभी। चलिए अगला है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझिए। और 1909 में गुजराती भाषा में यह आपका हिंद स्वराज लिखा गया है। बात समझे। अच्छा अगर कुछ क्वेश्चन पूछे हम सभी कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है।
अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। अगर वही बात किया जाए कि बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक फेमस पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो याद रखिएगा आप सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद का है इंडिया विंस फ्रीडम। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जिसको ध्यान रखिएगा, अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। बात समझे, किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। अगला है स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 को। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था 1923 में। अगला है बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बताए थे बहुमंजिला इमारत थी। ये 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी, जिसे हम सभी ADB के नाम से जानते हैं। और स्थापित कहाँ हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ था? मनीला की राजधानी फिलीपींस में, याद रखिएगा आप सभी, मनीला की राजधानी फिलीपींस में। अगला है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? देखिए मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में है, याद रखिएगा आप सभी। इसके संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, याद रखिएगा। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि केसरी जो बाल गंगाधर तिलक की ही रचना है वो किस भाषा में है, तो वह आपका मराठी भाषा में है केसरी, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन पे 31 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीकी के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थी? जो नया मशीन आ रहा था औद्योगिक क्षेत्र में, इसके प्रति जो है वहाँ का श्रमिक जो है वो शत्रुतापूर्ण कार्य क्यों कर रहा था? बता सकते हैं आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देंगे, क्योंकि नया नया तकनीकी आ रहा था तो उसको लग रहा था कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, जो हम काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो खो देंगे हम, इसी कारण से उसके प्रति शत्रुता का भाव था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विक्टोरिया ब्रिटेन में उच्च वर्ग कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्त निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देती थी, क्यों? जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी जो उच्च कुलीन वर्ग थी, प्लस में जो पूंजीपति वर्ग था, ये सभी जो हस्त निर्मित वस्तु था उस पर ज़्यादा बल देता था। क्यों देता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी कि हस्त निर्मित सामान परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गया था, जिसके कारण से ये सभी जो पूंजीपति था या उच्च कुलीन का जो व्यक्ति था वो सभी हस्त निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देता था। और आपको पता है कि हस्त निर्मित वस्तु काफ़ी परफेक्ट तरीके से बनता है, सही बनता है, याद रखिएगा, महंगा पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। इसी कारण से इसको एक प्रतीक माना गया था या प्रतीक बन गया था वो सभी का। विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। तो देखिए विश्व का पहला औद्योगिक देश आपका ब्रिटेन है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा है? ब्रिटेन है। और औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में ही हुआ था। ये भी फैक्ट पर गौर करना है आप सभी को, बात समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता है क्योंकि श्रमिक। तो देखिए प्रारंभिक उत्पादक को कुटीर उद्योग कहा जाता है क्योंकि श्रमिक जो है वो घर में ही सामान बना के बेचता था। तो जो घर में सामान बना के बेचता था या जो छोटा उद्योग है उसी को कुटीर उद्योग कहा जाता था। तो उनके घरों में काम किया जाता था ये सभी पे, इसी कारण से इसको कुटीर उद्योग कहा गया था। अगला है कि 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया था। तो क्या तर्क दिया था? याद रखिएगा, व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए, यही जो है कि हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया था। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर याद कीजिएगा आप सभी। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश को छूती है? तो कौन कौन सा देश हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, उसके बाद चीन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, उसके बाद कह सकते हैं कि अफगानिस्तान हो जाएगा, उसके बाद कह सकते हैं फिर पाकिस्तान हो जाएगा। कुल आपका 7 देश हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित लोनार झील, ये आपका किस प्रकार का झील है? देखिए लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है और ये एक प्रकार का आपका क्रेटर झील है जो कि कह सकते हैं कि उल्का पिंड के द्वारा निर्मित हुआ था। उल्का पिंड गिरने के बाद ही ये झील का निर्माण हुआ है, बात समझे। आपसे चिल्का पुलिकट जो झील देखते हैं ये सभी लेगून झील है।
जो कि समुद्र का पानी उसमें आता है। बात समझे। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरब के द्वारा किया गया था। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। भारत में जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? कुल 18 है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। तो देखिए जिस क्षेत्र में सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं वहां 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझिए। अगला है कि जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो बच्चों में अगर अधिक संख्या तो हम कह सकते हैं कि जन्म दर क्या हुआ है? उच्च हुआ है। अगर कम देखेंगे तो कहेंगे बच्चों का जन्म नहीं हुआ है, ना कि बराबर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? जनघनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व बिहार में है। 1 स्क्वायर किलो यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति यहाँ निवास करता है। और सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है? केरल में, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षर पढ़ा लिखा आदमी केरल का है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बिहार का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कारक भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यहाँ पर विरल जनसंख्या वितरण की बात किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। उबड़ खाबड़ उच्च वाच या उच्च वच एवं विपरीत जलवायु जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा वहां विरल जनसंख्या रहता है, याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो आपको बताए थे कि अमरकंटक की पहाड़ी से एक सोन नदी, एक नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है, सोन उत्तर भारत में जाके गंगा से मिलती है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है? बता सकते हैं कोई? राइट आंसर होगा 4096। इसमें आपको परफेक्ट डाटा याद करना होगा। देख लीजिएगा 4000 के ही अप्रॉक्स में दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर पाकिस्तान के बात किया जाए तो याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ सीमा जो लगाता है 3323 किलोमीटर, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं चीन की बात किया जाए कि भैया चीन के साथ कितना है, तो याद रखिएगा 3488 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम किसके साथ है? तो वह आपका अफगानिस्तान के साथ है, याद रखिएगा आप सभी। किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में कितना है? 106 किलोमीटर है। जो POK वाला क्षेत्र यानी कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, याद रखिएगा आप सभी। जो कश्मीर का जो POK वाला जो कब्जा पाकिस्तान के पास है वही क्षेत्र का सीमा लगता है इससे। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो देखिए असम का सीमा लगता है, यहाँ पर एक आपका त्रिपुरा का लगता है, एक आपका मिजोरम का, क्योंकि मिजोरम नीचे है। तो आपका जो मणिपुर है मिजोरम के जस्ट ऊपर में, ठीक है, जो इससे सीमा साझा नहीं करता है। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर है? नेपाल तिब्बत हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 पॉइंट कुछ मीटर है, ध्यान दीजिएगा आपसे। कहीं कहीं 49 भी रहता है। मानचित्र की दूरी को मापने का क्या कहा जाता है? जो मानचित्र को मापते हैं उसे हम सभी अंश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अंश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पैमाने का विवरण है? तो देखिए एक पैमाने के विवरण की यहाँ पर बात किया जाए तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। 1 सेमी बराबर आपका 2000 किलोमीटर हो जाएगा। ये वाला पैमाना बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य, इसको एग्जैक्ट याद रखिएगा, होगा तो यही प्रश्न आ जाएगा। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की यहाँ पर कमी है। तो देखिए सौर ऊर्जा के साथ जो आपका पवन ऊर्जा है यानी कि जो विंड ऊर्जा है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। इसमें राजस्थान काफ़ी ज़्यादा आगे है विंड ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा में। बात समझ रहे आप सभी? बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला है कि भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग सुविधाएं प्रदान करती है? तो लगभग 0.43% करती है। भारत में कौन सा भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो देखिए वाणिज्यिक फसल जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करके पैसा कमाना, सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी आपका वाणिज्यिक फसल है, ध्यान दीजिएगा। जबकि आकर गेहूँ चावल की बात किया जाए तो वो गेहूँ चावल वाणिज्यिक फसल नहीं होता है, क्योंकि जो कृषि करता है, जो किसान उपजाता है, उसका मेन पर्पस होता है कि
पेट भरे, ठीक है, तो वो भोजन के लिए स्टोर कर लेता है, बेचता नहीं मार्केट में। अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा है तभी बिकता है। अगला है केंद्रीय मात्स्यिकी संस्थान जो है, शिक्षा संस्थान कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो देखिए एक नवीकरणीय एक गैर नवीकरणीय होता है। तो गैर नवीकरणीय में कोयला हो गया, उसके बाद कह सकते हैं पेट्रोलियम हो गया, ये सभी है। जबकि नवीकरणीय जो है वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है जो भविष्य में कभी खत्म नहीं होगा और ये वायु को प्रदूषित नहीं करता है। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में है, याद रखिएगा आप सभी। चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे जल संसाधन का स्रोत नहीं है, तो देखिए भूजल, नदी और बर्फ की चादर ये सभी है, जबकि महासागर ये ताजे जल का संसाधन नहीं है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड स्थित है, तो हीराकुंड महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पे, उड़ीसा में, तो ये भी फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी देश महत्वपूर्ण सोने की खदानों में से एक नहीं है, सॉरी हाँ कौन सा, यहाँ देश नहीं यहाँ क्षेत्र देना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र सोने की खदानों के लिए नहीं है। तो देखिए कोलार तो आपको पता है कि है, और अट्टी का खान दोनों कर्नाटक में है, अब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है ये दोनों खान। और रामगिरी ये भी आपका कोयले का खान है, जबकि हॉसपेट जो है ये आपका सोने का खान नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका इस्पात नगरी है, इस्पात नगरी एक शहर है, कर्नाटक में ही है, सभी कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, डिगबोई है, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा, डिगबोई। और खुदाई यहाँ कब शुरू हुआ था, 1889 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अच्छा भारत में आपका तेल अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से कौन कर रहा है, पता है आप सभी को, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे ONGC के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ONGC इसी की तरह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिगबोई कहाँ पे है, असम में। अगला है रेड डाटा बुक क्या है, पहला ऑप्शन है कि समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि रेड डाटा बुक वही कार्य करता है जो आपका प्रजाति यानी कि हो सकता है कि विलुप्त होने के कगार पे हो या विलुप्त होने की खतरा हो, तो उससे अवगत कराया जाता है और उसको संरक्षित किया जाता है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है कि संकटग्रस्त प्रजाति सामान्य रूप से चिन्हित किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित देना होता है, ये भी कथन सही है, यानी कि सभी इसका बिल्कुल सही है रेड डाटा बुक के बारे में, याद रखिएगा आप सभी। इसी को हम सभी क्या कहते हैं, IUCN कहते हैं, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि IUCN की स्थापना 1948 में किया गया था, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्राणी के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो देखिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण किसके लिए है, तो याद रखिएगा आप सभी, मानवों यानी कि मनुष्य के लिए, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है, 22 मई को मनाई जाती है, ये भी फैक्ट पर गौर कीजिएगा आप सभी। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता घोषित कब किया गया था, 2010 में, 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता घोषित किया गया था, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला कौन सा स्रोत एक अनवीकरणीय है, एक आपको नवीकरणीय बताए थे, यहाँ पर अनवीकरणीय पूछा गया था, आपको क्या बताए, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या अनवीकरणीय है, जो भविष्य में खत्म हो सकता है, बात समझे आप सभी, और ये सभी का उपयोग करने के बाद वायु को प्रदूषित करता है। पवन, सौर, जल ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान राज्य में, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो पावर का नुकसान है, देखिए भारत में लगभग जो है कि 300 दिन तक धूप पड़ता है, बात समझे, 300 दिन तक धूप पड़ता है भारत, ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रबल संभावना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा 64 नंबर का आप सभी। हाइड्रो पावर का नुकसान क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा कि वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन जीवन को प्रभावित करता है, ये मुख्य कारण है हाइड्रो पावर का नुकसान है। चलिए अगला है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग में होता है, चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था, तो याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, बंगाल गजट। निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र केंद्र है, तो सूती वस्त्र केंद्र है
जलगांव याद रखिएगा आप सभी। जलगांव कहाँ पे है पता है आप सभी को? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है भारत में 60% चीनी मिलें हैं डैश और डैश में स्थित हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादक में डैश स्थान पर हैं। तो ये कितने नंबर पर हैं? दूसरे स्थान पे हैं, याद रखिएगा आप सभी। कितने नंबर पर? दूसरे स्थान पे हैं, ध्यान देना है आप सभी को, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित हैं? तो देखिए आयोग के हिसाब से ऑप्शन में सी राइट आंसर है 21.71%। ठीक है। अगर 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात किया जाए कि वृक्षावरण कितना है आपका टोटल भारत में, तो 24.62% पर है, याद रखिएगा कुल, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा पटना में। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाज आधारित खाद्य उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा आप सभी। सरिस्का अलवर राजस्थान में है, बिल्कुल सही कथन है, बात समझे। पेंच सिवनी मध्य प्रदेश में है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप सभी। वाल्मीकि ये हजारीबाग में है, नहीं गलत बात। वाल्मीकि बिहार में पड़ता है और ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। नागा अर्जुन सागर ये श्री सिलेम में है, ये कथन सत्य है, तो ऑप्शन में सी नहीं है सही। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बताए थे बिहार का, सबसे अधिक केरल का। अगला है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में, याद रखिएगा आप सभी। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देख लीजिएगा आप सभी, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा देखिएगा, तो इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कथन सत्य है। पहला कथन है कि लोकतंत्र में बहुमत और अल्पसंख्यक की राय अस्थायी नहीं होती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है कि बहुमत का शासन धर्म या नस्ल या भाषाई समूह के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का शासन ना बन जाए, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र बना रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी समय बहुमत में होने का मौका मिलता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की निकाय का नाम बताइए जो संसद की तरह कार्य करता है? तो ये आपका महासभा हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। संसद की तरह कार्य करता है। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। सोवियत संघ, इसमें बहुत सारे देश थे, सब देश टूट गया था, सब देश टूट गए थे। सोवियत संघ में बहुत सारे देश थे जो सब देश अलग अलग हो गए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 47 सीट है। अगला है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात किया गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को जब आपका संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, इसी में बना था। जब 9 दिसंबर को जो हुआ था ना 1946 में, इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है जो अस्थायी अध्यक्ष था। भारत की संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो कुल आपका 3 प्रकार का, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाता है, याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद एक होता है 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, और एक होता है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जो वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक कभी नहीं लगा है भारत में। अगला है भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? निर्वाचन आयोग हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 34। 33 आपका अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है,
कुल मिलाकर 34। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति लोकसभा के भी अध्यक्ष थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा से सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो आपका सेना का प्रमुख होता है इसकी नियुक्ति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का करता है, वायुसेना का प्रमुख को करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अनुच्छेद 93 के अनुसार, याद रखिएगा आप सभी, वो लोकसभा स्वयं अपने सदस्य में से बहुमत से अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा आप सभी कि यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि यहाँ पर एक धर्म को नहीं माना जाता है, यहाँ सभी धर्म को समान रूप से माना जाता है। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार आवश्यक है। याद रखिएगा आप सभी, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिस पर वंशानुगत राजा का शासन होता है और जहां शासकों को चुनने या बदलने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। अपने देश में तो शासन को हम से बदल सकते हैं, अपने देश में शासक को हम बदल सकते हैं, प्रधानमंत्री समय के अनुसार बदलता है, 5 साल में चुनाव होता है, राष्ट्रपति भी बदलता है ना। बट यहाँ पर जो आपका राजा जो होता है वो नहीं बदलता है, वो वंश के अनुसार चलता है। तो सऊदी अरब जो है यहाँ पर अभी राजशाही शासन चल रहा है, यहाँ पर राजा ही होता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2005 में। अगला है सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो राइट आंसर होगा विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की कमी, तब जो है कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ होगा। अलग अलग समुदाय में टकराव की कमी। 2024 में भारत कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 2024 में अभी तक कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। याद रखिएगा आप सभी, 6। कौन कौन सा? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। याद रखिएगा, ये कुल 6 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी नहीं है? लोगों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सत्ता साझेदारी नहीं है। याद रखिएगा। अगला है धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष बुनियादी है, पहचान की विशिष्टता है। तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्जागरण की पहचान की विशिष्टता है ये आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणाम का एक उदाहरण है जो एक जवाबदेही सरकार का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, प्रमुख नीतियों और कानून पर सार्वजनिक बहस के लिए खुलासा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला है कि जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में संसाधनों को वितरित करने का सबसे तर्कसंगत और उचित तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी के लिए समान वितरण। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और आज का लास्ट सवाल है कि उस देश का नाम बताइए जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब में। ध्यान दीजिएगा, जबकि चीन, बांग्लादेश, इराक, भारत ये सभी में है। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में दिया गया था। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में पूरा आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, यानी कि पूरा सेट कंप्लीट करवाए हैं। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले हम आपको बहुत सारा PYQ करवा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा शिक्षण कला का भी हम आपको 3 से 4 सेट करवा दिए हैं, वो भी जाके देख लीजिएगा PYQ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।